बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और नए चैप्टर को। और यहां पर हम लोग एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं, ये तो तुम सबको पता है। तो ये चैप्टर क्या है? यह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर को मैंने लाइन प्रति लाइन एक एक लाइन पढ़ा करके तुम्हें एमसीक्यू भी पढ़ाया है। उस वीडियो को भी तुम देख सकते हो, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे भी देख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर हैं जो कि खास क्वेश्चन है। यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ खास पूछा नहीं जाता है। जो जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है ना, बस सिंपल वही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के आंसर को भी तुम भी करते जाओ और सोचो कि ये तुम्हें पता है या नहीं पता। और एक और बात, खास बात, यदि तुमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले इस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद यहां पर एमसीक्यू को पढ़ना, तब ज्यादा समझ में आएगा, तब ज्यादा मजा आएगा बनाने में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। सबसे पहले तो मानव नेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने तुम्हें पीडीएफ भी दिया है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है मानव नेत्र से, और साथ ही साथ जो मैंने यस एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ा करके तुमसे एमसीक्यू पूछा है, वहां भी मानव नेत्र से भरपूर एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो तुम्हें पता होगा। इसका आंसर क्या है? यस, यह है तुम्हारा उत्तल लेंस। ठीक है, यह क्या हो गया बच्चा लोग? उत्तल लेंस। बहुत अच्छा, उत्तल लेंस है इसका आंसर। अब चलो हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो जो हमारा आंख का रंगीन भाग होता है इसे क्या कहते हैं? जैसे देखोगे किसी किसी का आंख, जैसे हम लोगों का आंख काला है, किसी का भूरा होता है, किसी का कैसा होता है, हरे रंग का होता है, किसी का एकदम खूबसूरत नीले रंग का होता है। तो आखिर ये कैसे होता है? रेटिना के कारण, आइरिस के कारण, पुतली के कारण, या फिर कॉर्निया के कारण? तो इसका आंसर है बच्चों आइरिस के कारण, ये याद रखना। तो बोलोगे कि सर बाकी का क्या काम है? तो बाकी भी हम लोग देख रहे हैं, यहां देख लो। तो यदि आंख एक बार देख लो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर तुमको एग्जाम में आएंगे आंख से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो बाहरी लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, जो कि क्या होता है? पारदर्शी होता है। सबसे बाहरी आवरण को ही क्या बोलते हैं? कॉर्निया, या फिर क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल, जो कि क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो जो यहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि जो आंख है वहां कहां पर जो लाइट है मैक्सिमम अपवर्तित हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट पड़ता है तो कहां अपवर्तित होता है? इसका उत्तर है बच्चों कॉर्निया, या फिर स्वच्छ मंडल से ही वो अपवर्तित हो जाता है। देखा, बन गया ना एक क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद तुम देख सकते हो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है यहां पर परितारिका। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्निया के जस्ट पीछे कौन सा भाग होता है? तो आंसर क्या है बच्चा लोग? ये है परितारिका। क्या है? परितारिका। ठीक है ना? तो देखा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? अरे ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यहां पर तुमको दिख रहा है पुतली। क्या दिख रहा है बच्चों? पुतली। तो अब ये देखो यहां पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, आइरिस, आइरिस इसी को बोल रहे हैं परितारिका। इसी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? परितारिका। और यही आइरिस का जो कलर है, परितारिका का जो कलर है, वही क्या होता है? आंख का रंग होता है। नीला हो या हरा हो, जैसा भी रंग हो, वो इसी परितारिका के कारण होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं, खासम खास चीजों को। तो यहां पर तुम्हें पुतली देखने को मिल रहा है। यहां देखो, यह है पुतली। ठीक है, तो अब आंख में कितना रोशनी प्रवेश करेगा उसको कौन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है? तो वह है पुतली। पुतली ही डिसाइड करेगा कि कितना आंख में रोशनी जाएगा या नहीं जाएगा। ये बात ध्यान देना, ये भी एकदम भी क्वेश्चन है। आंख के अंदर कितना रोशनी जाना चाहिए, कितना रोशनी नहीं जाना चाहिए, यह कहां से नियंत्रित होता है? तो पुतली से नियंत्रित होता है। हो गया ना क्वेश्चन? अरे वाह, अभी तो और भी क्वेश्चन है ना। तो यहां से एक और क्वेश्चन का तुम ही जवाब दो। पुतली को कौन नियंत्रित करता है बच्चा लोग? पुतली को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है परितारिका। पुतली को परितारिका नियंत्रित करता है।
अरे बाप रे, इतना सारा क्वेश्चन आते जा रहा है। बिल्कुल आएगा कि पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर है परिचारिका। बस सर, अब बस 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 बस, अब मत आगे क्वेश्चन बताइए। अरे ऐसे कैसे, अभी और क्वेश्चन है। तो यदि तेज रोशनी में हम जाते हैं, तेज रोशनी में जाते हैं, अंधेरे कमरे से यदि तेज रोशनी में जाते हैं, तो पुतली छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। यस, पुतली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यदि अंधेरे कमरे में आते हैं रोशनी से, तो पुतली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये और एक क्वेश्चन हो गया। गिन लो कितने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बनते जा रहे हैं। इसके बाद आ गया तुम्हारा क्रिस्टलीय लेंस, और उसके बाद है तुम्हारा पक्षमाभी पेशियां। क्या इससे भी क्वेश्चन आ रहे? इससे तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस से अभी क्वेश्चन पूछा ना कि लेंस कैसा होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ देगा तुम्हारा, इस लेंस को कौन रेगुलेट करता है, तो हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं? लेंस को या तो पतला कर देंगी या तो क्या कर देंगी? मोटा कर देंगी। ठीक है, पक्षमाभी पेशियां क्रिस्टलीय लेंस को या क्या करती हैं? पतला करती हैं, या क्या करती हैं? मोटा करती हैं। यानी कि यहां पर जो भी चीज ऑब्जेक्ट आएगा उसका इमेज कहां बनना चाहिए? दृष्टिपटल पर। कहां इमेज बनना चाहिए? प्रतिबिंब बनना चाहिए दृष्टिपटल पर। यह भी एक क्वेश्चन है कि ये जो क्रिस्टलीय लेंस है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कहां बनता है? तो वह बनता है तुम्हारा दृष्टिपटल पर, यानी कि रेटिना पर। अब देखो, जो भी इससे क्वेश्चन नीचे मैं पूछूंगा उसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि सब मैंने यहां पर बता दिया है। अब तुमको टेस्ट नीचे देना पड़ेगा। अब नया क्वेश्चन एक और आएगा कि यहां जो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा होता है कि उल्टा होता है? ठीक है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? इसका उत्तर है बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा? उल्टा भी होगा। यानी इस तरीके से तुम्हारा इमेज बनेगा। ठीक है, अरे वाह, अभी और क्वेश्चन है क्या? थक गया मैं सर। अरे अभी और क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखना। यहां पर ये जो दृष्टिपटल है वो क्या कार्य करता है? क्वेश्चन ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो यह जो दृष्टिपटल है वह क्या करता है? जो भी सूचनाओं आंख से हम लोग देखते हैं ना, उसको विद्युत तरंगों में बदलता है। किन में बदलता है? विद्युत तरंगों में उसको बदल देता है। विद्युत तरंग नहीं बोलेंगे, गलती हो गया ना, विद्युत आवेग में बदल देता है। तरंग कभी मत बोलना, क्या बोलेंगे? विद्युत आवेग में बदल देता है। कौन बदल देता है? दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन है जो कि किस रूप में है? विद्युत आवेग के रूप में है, वह ब्रेन तक कैसे जाता है? तो वो दृक् तंत्रिका के द्वारा ब्रेन तक जाता है। किसके द्वारा जाता है? दृक् तंत्रिका के द्वारा वो यहां से ब्रेन में चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, अभी क्या, अभी और भी क्वेश्चन है सर? अरे हाँ भाई, अभी और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ध्यान से देखो, लेंस का जब हम लोग बात कर रहे थे, तो लेंस को जो यहां पर पक्षमाभी पेशियां पतला या मोटा करती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं बच्चों? समंजन क्षमता। देखा तुमने, कितना सारा पूरा भर दिया मैंने, कितने सारे क्वेश्चन यहां पर हो गए। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। तो यहां से बस हो गया कि अरे नहीं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अरे क्वेश्चन तो बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर 2 क्वेश्चन और बच सकता है, मतलब बचा हुआ है। अब देखो ध्यान से कि यहां पर यह जो नेत्र का लेंस है यह कभी मोटा होता जाता है और कभी क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो जब इसको शिथिल छोड़ देगा, पक्षमाभी पेशियां शिथिल छोड़ देंगी, तो मोटा होगा कि पतला होगा? तो इसका उत्तर है पतला जाएगा। और जब पक्षमाभी पेशियां इसको खिंचाव करेंगी तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। देखा, 2 क्वेश्चन और हो गया। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन फिर से। यह जो लेंस है वह कब मोटा होगा? क्वेश्चन ABCD 4 ऑप्शन। तो जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पक्षमाभी पेशियां जब
शिथिल हो रही थी ना, शिथिल ही ना हो रही थी। अरे वाह, वेरी गुड। तो अब जब खिंचाव करेंगी, क्या करेंगी, खिंचाव करेंगी, तब ये कैसा हो जाएगा, शिथिल हो जाएंगी तो पतला हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं ना है, शिथिल हो जाएंगी तो पतला हो जाएगा, और खिंचाव करेंगी तो मोटा हो जाएगा। शिथिल हो जाएंगी तो पतला, खिंचाव करेंगी तो मोटा, शिथिल हो जाएंगी तो पतला, खिंचाव करेंगी तो मोटा, शिथिल होंगी तो पतला, खिंचाव करेंगी तो मोटा। कोई दिक्कत? चलो, अब यहां से दो क्वेश्चन और बनता है कि जब हमें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो ये जो लेंस है वो मोटा हो जाता है कि पतला हो जाता है? इसका उत्तर है कि यह जो लेंस है, क्वेश्चन, यह जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। देखो, यदि पास का ऑब्जेक्ट को पढ़ना है तो यहां खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, और जब खिंचाव होगा, खिंचाव का मतलब क्या है, ये मोटा होते जाएगा, लेंस क्या होगा, मोटा होते जाएगा, और यहां पर हम लोग को पास की चीजें हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जब ये पतली होती हैं तो फोकस दूरी बढ़ता है कि घटता है? यस, जब ये पतली होती हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये लेंस पतली होती हैं तो फोकस दूरी क्या होता है बच्चा लोग, बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे हम दूर की चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखा कितने सारे क्वेश्चन हो गए। यस, तो इतने सारे 10-15 क्वेश्चन यहां से हो गए सिर्फ आंख से, और इसमें से मान करके चलो जरूर 1 से 2 क्वेश्चन एकदम इसी से पूछेगा। और कहां से पूछता है, बेसिकली इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोई क्वेश्चन इधर उधर से ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो देख सकते हो कितना अच्छा से यहां पर मैंने बता दिया सारा चीज को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे जब मैं बढ़ूंगा तो तुमसे भी तो क्वेश्चन पूछूंगा। निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो अभी बता दिया कौन सा होता है, आइरिस या फिर परितारिका हम लोगों ने बोला। इसके बाद मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? यस, समंजन क्षमता। अभी तो पढ़ाया, समंजन क्षमता इसे कहते हैं। ठीक है, जो फोकस दूरी है वो घट सकता है या फिर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो यहां से क्वेश्चन मैं पूछ दूं, अभी तुरंत पढ़ाया है, फोकस दूरी, यदि नजदीक की चीजों को देखना है तो फोकस दूरी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेत्र लेंस मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। अब दूर की वस्तुओं को देखना है तो नेत्र लेंस पतला होना चाहिए कि मोटा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, वहां दूर की वस्तुओं को यदि हम लोगों को देखना है तो फोकस दूरी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? ज्यादा हो जाना चाहिए। देखा कितने सारे क्वेश्चन हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? दृष्टि पटल या फिर रेटिना है? एकदम फटाफट अब करते जाएंगे हम लोग। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के, हाँ क्या लिखा है, के लिए स्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए, जो सामान्य दृष्टि है उसके लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? किसी को, सबको पता है यार, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक सामान्य नेत्र आराम से देख सकता है। ठीक है, और यहां पर यदि गड़बड़ हो गया उसके आंख में तो फिर इसको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, यानी सामान्य नेत्र का जो सामान्य दूरी है उसको, जो नजदीक वाला दूरी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है कैसे बदला जाता है? जल्दी से बताइए। बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं, अभी तो बता। समंजन क्षमता के द्वारा लेंसोवा को खींचते हैं, और लेंसोवा को क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो लेंसोवा मोटा जाता है, पतला जाता है। तो खिंचाव किससे करते हैं? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल के द्वारा। खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। तो उस तरीके से आंसर क्या हो गया? हाँ, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। बहुत बढ़िया। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक तथा उल्टा। चलो
नया क्वेश्चन, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो दूर बिंदु अनंत पर होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी देखिए बताओ। पुतली, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना। पुतली, अभी तो पढ़ाया था पुतली। और पुतली को कौन रेगुलेट करता है? तो परितारिका। पुतली को कौन रेगुलेट मतलब चलाता है, कौन उसको हैंडल करता है? जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं। सामान्य नेत्र से बिंब को कहीं दूर रख दो तो प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा? जहां है वहीं बनेगा, यानी रेटिना पर बनेगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि सामान्य नेत्र है तब। तभी तो तुम यहां पर खड़े हो, यहां भी देख पा रहे हो, वहां भी देख पा रहे हैं, दूर का भी देख पा रहे हैं, एकदम जितना दूर है वहां तक का देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो इमेज बन रहा है वह रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? याद करो, पहले पढ़ा दिया था। यदि निकट दृष्टि दोष है तो ऐसे मैंने याद कराया था। ये देखो यहाँ निकट है यानी कि अवतल लेंस के द्वारा, और ये देखो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के द्वारा। ये देखो ये दूर है तो दूर दृष्टि दोष, और निकट है तो निकट दृष्टि दोष। याद आ रहा है? ठीक है, इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए, इस पर तुम लोग देखते ही नहीं हो। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो किससे? उत्तल लेंस से। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा दूर दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बायफोकल लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पीछे थे तो थोड़ा सा आगे ढकेल दिया गया। वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है वो जब प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा परावर्तन। तो बच्चों याद रखो, बहुत सारे बच्चे स्पेक्ट्रम इसका जवाब दे सकते हैं। कंफ्यूजन के मारे इतना कंफ्यूजिया जाएंगे, इतना एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे दिख गया क्वेश्चन, अब तो मार के 1 नंबर ले ही आना है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? वर्ण विक्षेपण। आंसर क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो तुम देख सकते हो यहाँ किस तरीके से श्वेत प्रकाश गुजर रहा है और अपने अवयवी रंगों में क्या हो जा रहा है? विभक्त हो जा रहा है। इसे ही बोलते हैं क्या? यस, श्वेत प्रकाश का क्या बोलेंगे बताओ? वर्ण का। वर्ण मतलब इसका रंगों का, विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। अब यहां पर ये जो पट्टी बन रहा है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ये याद रखना। तो स्पेक्ट्रम ये हो गया। जो श्वेत प्रकाश है यह भी जानते हो, जो श्वेत प्रकाश का बात कर रहा है, अलग अलग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अलग अलग प्रकार से होगा, लेकिन यहां पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ श्वेत प्रकाश का। तो श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाएगा तो 7 कलर की पट्टी होगी, तो जिसको जानते भी हो तुम लोग, विबग्योर। विबग्योर तो ऊपर क्या होता है? लाल होता है, और नीचे क्या रहता है? यह होता है बैंगनी। तो यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश में 7 कलर है तो उनका वर्ण विक्षेपण क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश होते हैं, और अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनका वर्ण विक्षेपण नहीं बोलेंगे, विचलन बोलेंगे। इनका विचलन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे देख सकते हो यहां पर लाल रंग है, इसका विचलन क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन जो यहां पर बैंगनी रंग है उसका विचलन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो विचलन है वह ज्यादा होगा, बैंगनी का तो ज्यादा मुड़ जाएगा, और लाल रंग का विचलन कम होगा तो कम मुड़ेगा। यहां पर ध्यान देना, लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत कम होता है। ये 2 पॉइंट VVI पॉइंट है, इसको याद रखना। तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य है तो विचलन कम होगा, कम तरंग दैर्ध्य है तो विचलन ज्यादा होगा। तो विचलन क्या होता है? अरे अपने रास्ता से हटना, अपने रास्ता से हटना। जैसे श्वेत प्रकाश सीधे जा रहा था,
लेकिन ये बेचारा अपने रास्ता से हट गया, इधर मुड़ गया, इसी को बोल रहे हैं विचलन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, अभी तो पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश के किरण किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, ये सारा चीज तो मैंने पढ़ा ही दिया तुम्हें। किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह है लाल रंग। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? प्रिज्म से यहां पर बैंगनी रंग का। विबग्योर याद रखना। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण क्रम में अधिकतम विचलन जानते ही हो तुम लोग। प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है। अरे भाई, विचलन का कोण सबसे अधिक किसका होगा? जिसका विचलन सबसे अधिक होगा तो बैंगनी के लिए होगा। इसके बाद इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के। तो इंद्रधनुष में क्या क्या जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में, वह क्या होता है? तो इंद्रधनुष में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, किसकी बूंदें? यस, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, वो कैसा कार्य करते हैं? छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा कार्य करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये है कि यह जो छोटे छोटे बूंदें हैं, इनमें कौन कौन सा चीज होता है? तो सबसे पहला तो तुम देखो कि प्रकाश जब यहां पर आता है तो उसमें क्या होता है? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, तभी तो वो 7 कलर की पट्टियों में टूटेगा। और जब ये वर्ण विक्षेपण होगा तो यहाँ जो सरफेस है इससे ये वापस यहाँ टकराता है, तो यहाँ पर आंतरिक इसका क्या होता है? परावर्तन भी होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। फिर यहाँ इसका अपवर्तन भी होता है बच्चों। क्या होता है? अपवर्तन होता है। फिर ये हमारे आंखों तक पहुंचता है। अब यहां ध्यान से देखना कि यदि यहां पर सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंख है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है। तो यहां से एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो यहां पर इंद्रधनुष बन रहा है वह सूर्य के किस दिशा में बनता है? तो विपरीत दिशा में बनता है, उस साइड बनेगा। सूर्य उधर है तो सामने बनेगा, ये याद रखना तुम लोग। ठीक है, तो अपवर्तन तथा प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन तो नहीं होगा। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट धूल कणों से होकर के गुजरता है तो धूल कण लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर तितर बितर करते हैं, उसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और यहां से भी एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा आकाश है वह नीला दिखाई देता है, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन VVI होता है वहां के लिए, यहां तो इसका कोई काम नहीं है। अपवर्तन तथा अवशोषण तो होता ही नहीं। वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यहां देखो यही है तुम्हारा आंसर। वर्ण विक्षेपण हो रहा है। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश घुसा, कहां घुसा? इस छोटे से वाटर मॉलिक्यूल में, और वह यस अपने रंगों में विभक्त हो गया, जिसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसके बाद क्या हुआ? इसमें आंतरिक परावर्तन हुआ। देखो ये अंदर से ऐसे क्या हो रहा है? टकरा के वापस आ रहा है, तो आंतरिक परावर्तन हो रहा है। देखो परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब पढ़ा है ना, उसके बाद तो तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। यदि परावर्तन पत्ते नहीं है, अपवर्तन पत्ते नहीं है, तो ये चैप्टर कहां से बुझाएगा? नहीं ना बुझाएगा। वर्ण विक्षेपण तथा फोकसिंग ये तो नहीं है, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? सी आंसर हो गया। चलो और देखते हैं आगे। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो क्या आंसर है? वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन मैंने बता दिया क्या है। रात में तारे टिमटिमाते हैं। अब देखो जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। कहां चला गया आंसर? यस, अपवर्तन के कारण। जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न परतें होंगी जिसमें से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन हो जाएगा तो वो अपना स्थान से थोड़ा थोड़ा हट हट के दिखेगा, और इसी कारण से तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
तो यहां से क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। तो यदि एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अपवर्तनांक, जो वायुमंडल का अपवर्तनांक है वो बढ़ता है कि घटता है, यानी डेंसर मीडियम है कि तुम्हारा सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। तो इसका उत्तर है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं से क्वेश्चन एकदम निचोड़ दो पूरा चैप्टर है को, तू कहीं से पूछ ले, कहीं से तू पूछ ले, मैं तो आंसर करने के लिए बैठा ही हूं और लाइक भी कर दूंगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? ऐसी मत बैठल रहो, खाली अपना तुम लोगों को चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, वैसा नहीं होता है। आकाश में नीले रंग का कारण है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का, पागल लोग, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो जो वायुमंडल में उपस्थित जो कण हैं वो क्या करते हैं? कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। जैसे नीला रंग हो गया, उसको प्रकीर्णित करेंगे, बैंगनी रंग वाले साइड का, तो उसको भी प्रकीर्णित करेंगे, लेकिन उसको हमारा आंख जो है सो नीला ही को देख पा रहा है। तो नीले रंग को यहां पर हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? प्रकीर्णित कर रहा है, और वही आंखों तक पहुंच रहा है, और इस कारण से आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि वायुमंडल ना हो तो वायुमंडल के अनुपस्थिति में पृथ्वी के से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला काला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है? इसका प्रकीर्णन नहीं होता है। यहां से यदि ऑप्शन देगा तुमको कि ABCD 4 ऑप्शन में, अभी तो सिर्फ सिंपल से दे दिया, बोलता कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है। देखो, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा, तो जहां से आ रहा है वो सीधे मेरे आंखों तक पहुंच जाएगा, सीधे लाल रंग मेरे आंखों तक पहुंच जाएगा। वो इधर उधर छितर बितर, इधर उधर, देखो इधर उधर ये नहीं भागेगा, सीधे कहां पहुंच जाएगा? मेरे आंखों तक पहुंच जाएगा, ठीक है? इसीलिए खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग करते हैं, या भी कहीं बहुत आवश्यक है तो वहां क्या यूज करते हैं? लाल रंग, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, सीधे हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिससे कि ये दूर से भी दिख जाता है। तो इसीलिए यहां पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य है वह भी लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, वो सीधे हमारे आंखों तक पहुंचता है, ठीक है? ये वाला बात हो गया। अब देखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्री का प्रतीत होना, चक्री जो है चपटा प्रतीत होता है, वैसा क्यों? चपटा होता है, मोटा होता है, वलयाकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको आंसर कर देना सीधे से, कैसा होता है, चक्री कैसा दिखता है? तो वो चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है, ठीक है? अब चलो नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बाकी रंगों का हो जाता है, तो वो निकल लिए और सामने से लाल वाला आ गया। तो हम लोग को यही आंसर कर देना इसका। देख लो यहां पर दिखाया गया है ना, यहां देखना। तो यहां पर लाल रंग जो है वही हमारे आंखों तक क्या हो रहा है? पहुंच रहा है, ये देखो। बाकी सब नीला रंग क्या हो रहा है? प्रकीर्णित हो रहा है। हरा रंग क्या हो रहा है? प्रकीर्णित हो रहा है। इसलिए सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य बोल रहा है कि पूरा आकाश को बोल रहा है। सूर्य बोलता है, आकाश का नहीं। आकाश तो नीला दिखाई दे रहा है उस समय भी तुम्हें, ठीक है? चलो आगे। वायुमंडल की अच्छा ठीक है, आंसर तो बता दिया। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो ये तो कितनी बार बता दूं कि जो बैंगनी रंग है उसका झुकाव सबसे अधिक होगा, लाल रंग का झुकाव क्या होगा? सबसे कम होगा। ये वाला भी क्वेश्चन बता दिया तुम्हें। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता हुआ क्या है? तुम्हारा दृष्टि पटल है। सामान्य नेत्र
ये सब तुमको पता ही है। दूर बिंदु है अनंत और नजदीक का बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के लिए तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो किसका उपयोग होगा, प्रिज्म का उपयोग होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अब भी बताऊं लास्ट में, शुरू से तो पढ़ा दिया। यस, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अच्छा, अब दूरदृष्टि वाली जो आंख है जिसमें प्रॉब्लम है वह कहां का चीजों को देख सकता है साफ साफ, तो नजदीक के चीजों को साफ साफ देख सकता है, दूर के चीजों को साफ साफ नहीं देख सकता है। दूसरा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले लोग कहां की चीजों को साफ साफ देख सकते हैं। तो निकट दृष्टि वाले लोग दूर के चीजों को साफ साफ निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक वाला देख देगा और लेकिन दूर वाला साफ साफ नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये तो पूरा विस्तार से पढ़ा है चैप्टर में। तुम्हें यदि चैप्टर को पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए एकदम बच्चों का खेल होगा। ठीक है, आंख का व्यवहार होता है, तो आंख का व्यवहार कैसे होता है, उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अभी तो पढ़ा दिया था, इसमें क्या पढ़ाना है। हाँ, ये वाला ठीक है। देखो, ये वाला भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि पढ़ाया भी है। आंख का जो पुतली है वो कैसा कार्य करता है, तो वह एक परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। द्वारक की भांति करता है जिसमें प्रकाश को कितना जाना है कितना नहीं जाना है वह रेगुलेट होता है। तुम्हारा आंख का जो तुम्हारा पुतली है उसमें, ठीक है ना, पुतली के द्वारा ये रेगुलेट होता है। सब क्वेश्चन लगभग हो चुका है। एक क्वेश्चन में खोज रहा हूं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, छोटा होता है। कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सग्राही नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अंध बिंदु। वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लाल रंग का। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण कर सकते हैं, तो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, तो कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन हो गया, यहां पर तुम्हारा नीला हो गया, तो इसको नीला ही को कर देगा। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो यहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि वायु के जो कण है नीले रंग के किरणों का क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। सब चीज तो पढ़ाई दिया तुम्हें। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यह भी जानते हो तुम। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है, इसको याद रखना। एक और क्वेश्चन यहां देख सकते हो, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितना का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है। और यहां से ही ये क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से भी तुम्हारा बन रहा है। बच्चों लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं जो कि VBI हो सकता है, जैसे कि नेत्र गोलक का जो तुम्हारा व्यास है वो कितना है, तो 2.3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ये कर लो। यहां देख सकते हो दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है और निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है, इसको मैं पढ़ा दे रहा हूं, इसको याद कर लेना। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और यदि हम लोग बोले निकट दृष्टि दोष, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है, या फिर नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम याद कर लो, रट लो, या फिर जो मैंने पूरा डिटेल में जो पढ़ाया ना वीडियो उसको जाके देखो, पूरा अच्छे समझा के पढ़ाया है। ठीक है, तो बच्चों तुम एक चीज करना, प्लीज तुम कमेंट जरूर करना कि तुम्हें और कौन से वीडियोस चाहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, फ्री में होता है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा वीडियोस हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, क्योंकि ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा मजा आता है ना। तो इस तरीके से
तुम्हारा ये चैप्टर का एमसीक्यू यहां समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।